Assalamu alaikum guys, this is your teacher Dr. Noor Muhammad, and I hope so that you must be doing okay at your places. You are watching me on AS level biology lecture series, and as you know that we are doing a very important chapter of AS, काफी ज़्यादा detailed chapter है, and we are doing it in combination with of chapter number 1 and 4 as a topic of cell. In the last lecture, if you remember, we have talked about active transport, different types of active transports. I have told you about proteins, the carrier proteins and the channel proteins, and I have shown you a video presentation as well to just give you the visual animated concept of the whole process or of the whole thing. ठीक है. Actually the topic we started was cell membrane, and this was all the discussion in जो है ना जो cell membrane में आती है. ठीक है ना. अच्छा, इस टॉपिक को करते हुए कुछ चीज़ें मुझे बच्चों ने मैसेज किया है, आप लोगों ने, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ों में इश्यूज़ आ रहे हैं या इश्यूज़ आ सकते हैं. तो जस्ट आई वांट टुडे टू क्लियर ऑल दोज थिंग्स ब्रीफली, एंड देन इंशाल्लाह ताला वील बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक. ठीक है. तो कुछ चीज़ें जो है आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन ओनली फॉर यू गाइज, सो दैट आप लोगों को और अच्छे से जितना क्लियर हो सके वो हो जाए. ठीक है. फर्स्ट जो चीज़ मैंने आपको समझानी है वो है अबाउट प्रोटीन्स. ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोटीन्स, दैट प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं एंड वो कैरियर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं. ठीक है. कैरियर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और चैनल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं. चैनल्स जो हैं इसको यूं याद रख लीजिए कि चैनल्स कुड बी इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक passive facilitated diffusion, whereas they can also be involved in specific active movement. Whereas channel proteins, they can also be involved in specific and non-specific facilitated diffusion. What happened is, actually, when I told you this the last time in the previous lecture, तो I hadn't mentioned anything about channel proteins. तो वहाँ पर शायद कुछ confusion रह गई थी. तो बेसिकली चैनल प्रोटीन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड सम चैनल्स आर स्पेसिफिक चैनल्स, सम आर नॉन स्पेसिफिक चैनल्स. तो चैनल्स मैंने आपको बताया था कि एक पूरा रास्ता बना हुआ होता है एंड द सब्सटेंस हैज टू जस्ट कम एंड पास थ्रू दैट चैनल. ठीक है. इफ दैट्स स्पेसिफिक चैनल, तो इसका मतलब ये होगा कि नॉट ओनली थिंग कैन पास थ्रू, नॉट एवरीथिंग कैन पास थ्रू. ठीक है. बट अगर वो नॉन स्पेसिफिक है तो एवरीथिंग कैन पास थ्रू, जो कि उसके साइज के अकॉर्डिंग जो चैनल का रूट बना हुआ है उस रूट में से वो गुजर सकती है. तो every that substance can pass through. Whereas carrier proteins में we have talked about that we have specific carriers and we can have non-specific carriers. ठीक है. स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों तरह के कैरियर्स हमारे पास हो सकते हैं. सॉरी, नॉट स्पेसिफिक कैरियर्स जो के इन्वॉल्व हैं इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स और कैरियर्स जो कि इन्वॉल्व हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर. ठीक है. तो ऑल दोज दीज आर द आइडियाज जो कि कंफ्यूज शायद आपको कर रहे हो. तो डिफ्यूजन कैन बी डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज थ्रू एक्वापोरेंस, आई हैव टोल्ड यू, एंड देन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज थ्रू चैनल प्रोटीन्स और specific carrier proteins of passive transport. The facilitated diffusion can either be through जो है ना वो carrier proteins, or it could be due to channel proteins. Channel can be specific, channels can be non-specific at the same time. ठीक है. अच्छा, नोट्स में इफ यू रेफर दिस टू माय नोट फ्रॉम माय नोट्स, तो आप देखोगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में आई हैव गिवन अ सेपरेट डायग्राम एक्सप्लेनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आई हैव गिवन डिफरेंट डायग्राम जिसमें आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन हो रही है थ्रू डायग्राम्स, एंड यू हैव सीन द वीडियो एज वेल. सो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर नाउ दैट चैनल प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, और कैरियर प्रोटीन्स भी. अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी, वो क्या थी कि दीज वर द प्रोटीन्स विच अंडरगो द शेप
शेप चेंज, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो शेप चेंज में जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि याद रखिएगा यहाँ पर वो रोटेशन या शेप चेंज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। देयर इज ऑलवेज ऑलरेडी अ रूट देयर एंड द सब्सटेंस हैज़ टू पास थ्रू दैट रूट जस्ट, वेयर एज यहाँ पर बाकायदा बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस कैरियर प्रोटीन्स हैव ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ऐसा ज़रूरी है कि आपको जब दूसरा आपके साथ डिस्कस कर रहा हो, ये बैठा हुआ हो ना, तो आप इसको आउट क्लास कर दें, बिकॉज यू शुड हैव अ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो बिल्ड बाइंडिंग साइट्स होती हैं कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर, जबकि यहाँ पर सिंपल जो है वो चैनल के थ्रू मूवमेंट होती है। तो बाइंडिंग साइट्स पे आके बाइंड होता है, दैट ब्रिंग्स अबाउट द कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ द शेप इन टर्म्स ऑफ रोटेशन और इन टर्म्स ऑफ इन डिफरेंट टर्म्स, एंड देन एज अ रिजल्ट दैट सब्सटेंस इज अलाउड टू पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है ना, and this could be done by using energy if it is done from by using lower to higher concentration वाली movement अगर हो रही है तो it would be done by using energy, and if it is from higher to lower concentration then it can be done by यूजिंग दिस। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी सवाल जो एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में आएगा कि व्हेन वी हैव चैनल प्रोटीन्स ऑलरेडी फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, व्हाई डू वी नीड टू यूज कैरियर प्रोटीन्स? बेसिकली देखो, चैनल प्रोटीन का क्या है कि चैनल प्रोटीन का एक जो चैनल बना हुआ है वो फिक्स चैनल है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ लेट सपोज नॉन स्पेसिफिक चैनल की बात करो और वो चीज़ नहीं गुजर सकती उस रूट में से, एक नैरोवर रूट है और उस नैरोवर रूट में से अगर हम लेट्स से कहते हैं कि वो नहीं गुजर सकता वो सब्सटेंस, ठीक है ना, ठीक है, वो सब्सटेंस लेट सपोज हमारे पास ये चैनल बना हुआ है, वो चैनल बना हुआ है लेट्स से, शेड में आ रहा है ये पंखा ना, हटा दो यहाँ। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये चैनल बना हुआ है, तो अगर कोई चीज हमारे पास लेट्स से कि इस साइज की आ रही है, तो दिस थिंग कैन क्रॉस थ्रू द चैनल, दिस थिंग कैन क्रॉस थ्रू द चैनल। बट अगर कोई चीज़ जो है वो इस साइज की नहीं आ रही, बल्कि कोई चीज़ जो आने वाली है लेट्स से कि वो इस साइज की है, तो ऑब्वियसली this large substance cannot cross through this channel. So for this type of substance we will be using the carrier proteins. ठीक है ना, हम कैरियर प्रोटीन यूज करेंगे जहां पर हम क्या देखेंगे कि ये सब्सटेंस आकर बाइंड हो जाएगा यहाँ पर एंड विल अलाउ और कॉज द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, सो दैट एज अ रिजल्ट हमें क्या नजर आएगा कि मॉलिक्यूल जो लार्ज इनफ था और डायरेक्टली पास नहीं हो सकता था वो डायरेक्टली पास हो गया है। अच्छा, वी ऑल नो दैट कंटिन्यूस जो है ना हमें लोड शेडिंग का इशू हो रहा है, तो इस वक्त ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो जस्ट दैट इज़ वाई थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा जो है ना वो स्वेटिंग वाला इशू आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चैनल प्रोटीन्स कैन बी स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स, नॉन स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स, एंड दे अलाउ द मूवमेंट ओनली ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स जिनका चैनल साइज मैच कर जाता हो। ठीक है, वेयर एज कैरियर प्रोटीन्स दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स एंड दे कैन इन्वॉल्व देम, दे मे बी इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और समटाइम इन पैसिव transport as well, and they have a binding site where the substance is binded, and then there is a conformational change of shape that occurs, and that allows the rotation of the molecule, and they just take that molecule from one side and just drop them on another side. So that's how this thing works. So that's the discussion on प्रोटीन्स जो मुझे आपको रिपीट करनी थी। एक चीज़ और है जिसके लिए मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज आप ऑलरेडी ओ लेवल्स में पढ़ के आ चुके थे और फिर मैंने वीडियो भी शो की थी, तो वीडियो के अंदर भी मेरे ख्याल है चीज़ें समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी just to wind up the concept, I just would like to repeat that concept again, and that concept is actually different types of, that concept is of solution and types. Solution and types. ठीक है, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ओ लेवल्स में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन इज नथिंग बट अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब एक सॉल्वेंट यूजुअली वाटर मिक्स हो जाता है किसी और सॉल्यूट के साथ, ठीक है,
where solute is in a small proportion and solvent is in large proportion. तो ये जो होमोजीनियस का मतलब है सिंगल फेज जो मिक्सचर ये बनता है, दैट सिंगल फेज मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन. नाउ बायोलॉजिकली व्हेन वी से सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. बायोलॉजिकली सॉल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, एंड यू हैव लर्न दिस ऑलरेडी इन योर ओ लेवल्स. कौन सी 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास? वी हैव hypertonic solution, we have hypotonic solution, and we can have isotonic solution. So there are 3 kinds of solution you have already discussed in your O levels: hypertonic and hypotonic and isotonic. And remember one thing, this is very important, that these name hyper, hypo and iso are given with reference to solute. These names are given with reference to solute. ठीक है, it means you don't need to confuse it. आपको this should be very clear in your mind that these names are given with reference to solute. So hyper का मतलब क्या होगा? Hyper का मतलब क्या होगा? That this is a solution or this is a type of solution where we have more solute potential. This is the type of solution where we have more solute potential or high solute potential. अच्छा, solute potential का क्या मतलब है? Solute potential simply means ज़्यादा solute. Water potential ज़्यादा मतलब क्या? अगर मैं कहता हूँ high water potential, it means water is heavier or dominating. ठीक है, तो solute potential का word क्या बताता है? Solute potential बताता है कि भाई जो concentration of solute है वो higher है. जब वाटर पोटेंशियल हम कहते हैं ज़्यादा है तो ये बताता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है. ठीक है, सो इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं. तो सॉल्यूट एंड इट्स टाइप, तो सोल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दीज टर्म्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट. सो हाइपर का मतलब है ज़्यादा, कहते हैं ना हाइपर हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हाइपर का मतलब है ज़्यादा. तो हाइपरटोनिक का मतलब होगा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पोटेंशियल हायर होगा और ऑब्वियसली कंपैरेटिवली वाटर पोटेंशियल कम होगा. सॉल्यूट पोटेंशियल हायर होगा और ऑटोमेटिकली वी से कि वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम. ऐसा सॉल्यूशन where solute potential is higher and water potential is lower, we call it hypertonic solution. ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जहां सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, we call that hypertonic solution. And one of the perfect example of hypertonic solution is sea water. जो आपका sea water होता है, salty water होता है, वहाँ हम क्या देखते हैं? The concentration of solute या salts are much higher. ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो आप घर में भी बना सकते हैं. जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड जस्ट डिजोल्व 5 or 6 और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन इट, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है ना वो टेबल्स ऑफ स्पून ऑफ शुगर, तो आपके पास सॉल्यूट का पोटेंशियल हायर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो those solutions are called hypertonic solutions. So one last time, the solutions which have higher solute potential as they are hyper and lower water potential are called hypertonic solutions. ठीक है, whereas the second example is of hypotonic, and these are the solutions which have obviously hypo means less. ठीक है, तो less what? Less solute potential, and therefore comparatively they will have higher water potential. Those solutions which have less water potential, less solute potential, and comparatively have more water potential, are called hypotonic solution. Let me repeat it again. इसको बंद करें ना, क्या कहा मैंने, फिर मुझे रिपीट करने दें कि
ऐसा जो है वो सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो लोअर हो और वाटर पोटेंशियल हायर हो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हाइपर हाइपो का जो टर्म है इसको सही अप्लाई करना सीखना बड़ा ज़रूरी है। हाइपर हाइपो आइसो ये जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं ये सॉल्यूट के रेफरेंस में यूज़ होती हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक्स आप लोग कर रहे होते हैं। सही है जी। तो द सॉल्यूशन विच हैज़ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल बट हायर वाटर पोटेंशियल आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इनको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। जबकि जो तीसरा कैटेगरी है वहाँ हम क्या देखते हैं कि द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल्स द वाटर potential. The solute potential almost equals the water potential. The solute potential almost equals the water potential and this kind of solution is called isotonic solution. ठीक है जी। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे हमारी बॉडी की हम बात करें या किसी भी जगह की बात करें और उसमें किसी भी सॉल्यूशन में हम सेल को डाल दें। हमारी बॉडी में भी जो सेल हैं उनके सराउंडिंग में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड है। तो डेफिनेटली इट रियली मैटर्स कि उस ब्लड का इन्वायरमेंट या उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का इन्वायरमेंट कैसा है। वाई डज दिस मैटर? बिकॉज different kinds of environment out of this hypertonic, hypotonic, isotonic have different types of जो है ना effect on the cells and different types of effect on animal cells, different types of effects on plant cells. So let's talk about the effects now, ठीक है, and that's really important. So we are now going to talk about the effect of hypertonic solution on animal cells. So let's say that this is an animal cell and let's say it is placed in hypertonic environment. It is placed in hypertonic environment. So when I say this, it means the solute potential of environment is higher and water potential is lower. When I say this, that this cell is placed in hypertonic environment, it means the environment has got higher solute potential and lower water potential. What happens as a result? That comparatively the water potential of the cell becomes higher. Comparatively, the water potential of the cell becomes higher, and what happens is that water via aquaporins or by the process of osmosis starts coming out. ठीक है, water starts coming out of the cell. Water start coming out of the cell, and this movement caused the cell to shrink because water was responsible for the volume of the cell. अगर water from the cytoplasmic region due to the difference of concentration move कर जाएगा तो obviously the cell is not going to retain its volume. तो cell क्या करता है? Shrink कर जाता है. Should show ये shrink कर जाता है. ठीक है, श्रिंक कर जाता है एंड दिस श्रिंकेज इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. दिस श्रिंकेज इज कॉल्ड बच्चे प्लाज्मोलिसिस. श्रिंकेज को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. ठीक है, या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. क्या हुआ है कि जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड था, जो पोर्शन था, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो है वो मूव कर गया है फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट. एज अ रिजल्ट सेल का जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो गया है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर. दैट्स प्लाज्मोलिसिस. अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं इन दिस डायग्राम, we all know that plant cell has got the cell wall. So if the same thing happens here, let's say higher solute potential है, lower water potential है, comparatively यहाँ पर water potential क्या हो गया? Higher हो गया. So what happens? Same thing happens here, that water starts coming out of the cell and
as a result of which the cytoplasm of the cell will shrink. But actually plant cell के अंदर थोड़ा सा diagrammatically जो process है ना वो different लगता है. कैसे different लगता है? What happens is that let's suppose this was a cell. So simply due to shrinkage of cytoplasm, what we see something like this. This is showing shrinkage. Actually, this wall which I have shown with black is cell wall, and I've told you, if you remember, when we were studying cell wall or cell membrane, तो मैंने बताया था कि plant cell में चूँकि cell wall इतनी thick होती है कि cell membrane as a boundary appear नहीं होती. तो डेफिनेटली जब तक सेल नॉर्मल होता है, टर्जिड होता है, तो प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती. बट हियर व्हाट हैपेंस इज श्रिंकेज हैज टेकन प्लेस, एंड दैट इज व्हाई नाउ द सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होने की वजह से इज क्वाइट विजिबल. And this is actually, the green line is cell membrane here, and this is the shrinkage of the cytoplasm. The process is called plasmolysis again. ठीक है, the process is called plasmolysis या plasmolysis या plasmolysis. ठीक है जी. तो दैट्स द डिस्कशन जो कि हमें समझ में आई यहाँ पर. अच्छा, लेट्स सी हियर ऑन द हाइपोटोनिक केस. What happens with the hypotonic environment or within the hypotonic environment? Let's suppose this was a cell here, and if the environment is hypotonic, it means it has got higher water potential, lower solute potential, and comparatively the water potential of the cell will become lower. Ultimately what we see is movement of water from outside to inside, resulting in the swelling of the cell, resulting in swelling. But I think you must remember that animal cells में जो cell membrane is the only membrane, and that is so flexible and so soft that it cannot tolerate much of the pressure. It cannot tolerate high pressure. And when we say that it cannot tolerate high pressure, जब ये swelling का mechanism होगा, after swelling the cell will not be able to tolerate the pressure and ultimately will burst. And will release the contents. Swelling and then bursting. ठीक है, swelling होगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, bursting हो जाएगी, because cell membrane की वजह से जो ability to tolerate the pressure है वो है नहीं. That is why cell क्या हो जाएगा, burst हो जाएगा, and we call it osmotic death. ठीक है, what we call it, osmotic death. ठीक है, that results in osmotic death of a cell. सही है जी. अगर सेम चीज़ प्लांट के साथ होती है तो द ओनली डिफरेंस है कि प्लांट में भी क्या होगा, वाटर विल मूव इनटू द सेल, और जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो अल्टीमेटली इट विल कॉज द सेल टू स्वेल अप. बट इन केस ऑफ प्लांट, एज सेल वॉल इज देयर एज अ रफ एंड टफ एंड सपोर्टिव स्ट्रक्चर, तो सेल वॉल हैज गॉट अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू बेयर ऑल दैट प्रेशर, एंड देयरफॉर प्लांट सेल विल ओनली स्वेल अप बट विल नॉट बर्स्ट. Plant cell will swell up but will not burst, and that's how plant cell will show the different behavior. And plant cell क्या होगा, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ just quickly, very quickly diagram में, तो plant cell will simply swell up like this. ठीक है, it will just swell up, ठीक है, फूल जाएगा, बट सेल वॉल इज गोइंग टू टॉलरेट द प्रेशर. ठीक है, देयरफॉर दैट्स द डिफरेंस, दैट दिस सेल विल बर्स्ट, ऑस्मोटिक डेथ हो जाएगी, बट ये सेल स्वेल अप करेगा बट ऑस्मोटिक डेथ नहीं होगी. एंड दैट्स द डिफरेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल इन हाइपर एंड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. Whereas in isotonic, if you talk about particularly the isotonic environment, then isotonic environment में दो चीज़ें समझने की हैं. वो क्या है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में चूँकि सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम होता है सॉल्यूशंस का, तो
there will be no net movement. There will be no net movement whether inside or outside, and that is why it is important कि हमारी जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो बॉडी का फ्लूइड है, हमारी जो बॉडी में सेल्स और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उनका इन्वायरमेंट आपस में आइसोटोनिक है। आप इमेजिन करो ना कि अगर हमारी बॉडी में, लेट्स थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो कि हाइपर या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाए, ठीक है, तो अल्टीमेटली या तो सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे या सेल्स जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। इन बोथ द केसेस आवर सेल्स विल नॉट बी एबल टू वर्क, एंड इट्स रियली अ ब्लेसिंग दैट वी हैव गॉट द एनवायरनमेंट व्हिच इज एक्चुअली आइसोटोनिक। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर सेलुलर हेल्थ, ठीक है ना, ये हमारी सेलुलर हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा, रादर इट विल जो है ना वो नॉट कॉज, इट विल नॉट प्ले एनी रोल जो इफेक्ट होता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ आइसोटोनिक। बट हाँ, जैसे लेट्स से अगर आपने आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अब ग्लूकोज लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो योर ब्लड इज बिकमिंग नाउ हाइपरटोनिक एज ड्यू टू इंक्रीज इन द सॉल्यूट पोटेंशियल, एंड अल्टीमेटली द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल नाउ विल बिकम higher, and cell will start losing water again, the shrinkage, the death, and that is why sugar, the glucose, increased glucose level is very harmful, because it will gradually leads to the shrinkage or plasmolysis of your cells, because your cells will start losing water automatically and they will get shrink and they will not be able to work without in that condition. So that's the discussion. I think it was really important to डिस्कस विद यू गाइस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें क्विकली बता के इसको एंड कर देता हूँ। अच्छा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास यहाँ पर ना स्पेसिफिकली, तो उसमें होता ये है, उसमें चालाकी क्या करता है एग्जामिनर, उसमें चालाकी एग्जामिनर ये करता है कि उसमें आपको कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ देता है। फॉर एग्जांपल, ये 3 सेल्स उसने आपको दिए और वो आपको यहाँ बताता है कि यहाँ वैल्यू है -3, यहाँ वैल्यू है -6, यहाँ वैल्यू है -2, एंड यहाँ जो वैल्यू है ये है -8 लेट्स। अब वो आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट द नेट मूवमेंट विच आर पॉसिबल इन दिस एनवायरमेंट। Basically, remember I have told you that these values or the terms are not representing the water. We are relating it to find the water potential, but the terms are actually explaining the potential of solute. ठीक है ना। तो और ये माइनस में देने का मकसद ये होता है कि lot of them get confused when the sign of minus, they see the sign of minus and they get confused. It's really important कि आप confused ना हो, आपको ये concept समझ में आता हो। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता हो। तो कैसे आएगा आपको समझ में? आपको पहले इसको पहले फैसला करना है कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, कहाँ कम पोटेंशियल है। तो माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतना जो है पोटेंशियल कम होता है, ठीक है ना, जितनी वैल्यू बड़ी होती है। तो सबसे जो लोवेस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल है, लोवेस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल जो है, सॉल्यूट की पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है ना, यानी सबसे लोवेस्ट ऐसे कर लेते हैं, इसको चार एरोज दिखा लेते हैं इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर 3 एरोज, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है सॉल्यूट पोटेंशियल। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 एरोज और यहाँ पर 1 एरो, ठीक है। ये आपने दिखा दिया। अब इसके कंपैरिजन में वाटर पोटेंशियल शो करता हूँ मैं कि वाटर पोटेंशियल जो है वो कैसा आएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट पोटेंशियल सबसे कम है, इट मींस यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ का दूसरे नंबर पर होगा, यहाँ तीसरे नंबर पर होगा,
और यहाँ सबसे लीस्ट वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि नेट मूवमेंट कहाँ से होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन्वायरमेंट से सेल नंबर 2, 1 और 3 हैं, ठीक है, 1, 2, 3, तो क्या सेल नंबर 2 में मूवमेंट पॉसिबल है? तो आप देखोगे हायर वाटर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू दिस लोअर वाटर पोटेंशियल यहाँ है। येस, मूवमेंट इज क्वाइट पॉसिबल। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बताओ कि सेल 1 से 2 में पॉसिबल है, आप कहोगे यार यहाँ जो वाटर पोटेंशियल है ये 2 एरोज हैं, यहाँ 3, इट मीन्स हायर वाटर पोटेंशियल इज इन द सेल 2। तो क्या सेल 1 से 2 में मूवमेंट पॉसिबल है या सेल 2 से 1 में मूवमेंट पॉसिबल है? द आंसर इज कि सेल 2 से 1 में तो पॉसिबल है, लेकिन सेल 1 से 2 में पॉसिबल नहीं है। इन द सेम वे इफ आई आस्क कि सेल 3 से क्या 2 में पॉसिबल है, सेल 3 से क्या 1 में पॉसिबल है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक सिंगल एरो बनाया है, यहाँ में डबल, तो यहाँ हायर वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पर कंपैरेटिवली लोअर वाटर पोटेंशियल है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ मूवमेंट नहीं हो सकती। द मूवमेंट इज पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन। तो दैट्स द अप्रोच यू शुड यूज टू आंसर दीज क्वेश्चन एंड आई लिटरली वांट कि आप इसमें गलती नहीं करो, क्योंकि दीज आर द क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ रहे होते हैं और फ्रीक्वेंटली आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो रिमेंबर जस्ट माई लास्ट वर्ड्स दैट the values which are given are always represent solute potential. When the values are in minus or negative, you have to just carefully look and just it is much better to just draw these kind of arrows like this so that you can जो है ना वो एक वो क्या कहते हैं उसको कि आप रियलाइज विदाउट रियलाइजेशन बाद दफ़ा मिस्टेक कर जाते हो, तो ये चीज़ प्रिवेंट हो जाती है जब आप लिख के कर लेते हो। तो दैट्स द टॉपिक एंड दैट्स द डिस्कशन वी आई वांट टू हैव विद यू इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली। तो दैट्स नाउ द कंप्लीशन कंप्लीटली ऑफ द टॉपिक सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन। तो यहीं पर आज के सेशन को करते हैं एंड इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू एंड फ्रेश टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।